चलो, ब्रांच अकाउंट। क्या होता है ब्रांचेस? एक बिजनेस करने का तरीका है। अगर आपका एक जगह क्या है बिजनेस है, और अगर आप चाहते हो कि दूसरी जगह क्या हो, आपका जो गुड्स प्रोड्यूस किया वो आप सेल करो, तो एक सिस्टम होता है कंसाइनमेंट का, कि आप एजेंट अपॉइंट कर दो और एजेंट के थ्रू क्या करो, सेल करो। और एक तरीका होता है कि आप अपना खुद का ऑफिस इस्टेब्लिश कर लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ये चैप्टर का मेन पर्पस क्या है कि अगर आप इस तरह से काम करते हो कि आपका एक हेड ऑफिस है, और दूसरे कंट्रीज में, दूसरी सिटीज़ में आपकी क्या है, ऑफिस है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। उस केस में किस तरह से एचओ का प्रॉफिट और ब्रांच का प्रॉफिट सेपरेटली फाइंड आउट किया जाता है, बिजनेस का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये अपना मेन पर्पस है। ठीक है, तो चैप्टर का मेन पर्पस ही वही है कि एच और ब्रांचेस के केस में हेड ऑफिस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ब्रांचेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ताकि उसके बेस पे ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी ब्रांच कंटिन्यू करनी है या कौन सी ब्रांच डिसकंटिन्यू करनी है, या किस ब्रांच मैनेजर को कितना रेमुनरेशन देना है। तो उसके लिए एचओ का ब्रांच का प्रॉफिट अलग अलग होना ज़रूरी है। ब्रांचेस को अगर अपन डिवाइड करें कि भाई कितनी तरह की ब्रांच होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस अगर अपन डिवाइड करें, तो एक तो होती है इनलैंड ब्रांच, और एक होती है आपकी फॉरेन ब्रांच, है ना। इनलैंड ब्रांच मतलब जिस कंट्री में हेड ऑफिस है, उसी कंट्री में जो ब्रांच है वो आपकी क्या है, इनलैंड ब्रांच। और उस कंट्री के बाहर की जितनी ब्रांच है वो फॉरेन ब्रांच है। अब जैसे हेड ऑफिस यूएस में, तो यूएस की जितनी ब्रांचेज है वो सारी इनलैंड ब्रांच है। और अगर यूएस के बाहर इंडिया में भी कोई ब्रांच है तो वो क्या है, फॉरेन ब्रांच है। और अगर आपका इंडिया में हेड ऑफिस है, तो इंडिया के बाहर की जो ब्रांचेज है वो आपके लिए क्या है, फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो एक तो होता है इनलैंड ब्रांच और एक होता है फॉरेन ब्रांच। ठीक। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनलैंड ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। ऐसी ब्रांच जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। या ऐसा कह लो कि ऐसी ब्रांच जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ऐसी कोई भी ब्रांच जिसका सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, जिसके ट्रांजैक्शन क्या करती है, एचओ अपनी बुक में मेंटेन करती है, वो ब्रांच आपके लिए क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, अगर ब्रांच के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर आप ब्रांच के लिए क्या कर रहे हो, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, चाहे वो ब्रांच करे चाहे वो एचओ करे, अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, दैट मीन्स वो ब्रांच क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो पूरे चैप्टर को इस पॉइंट से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। तो जैसा इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वैसे ही फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट अपनी डिपेंडेंट ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांचेस जिसका अपना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता। इस सेक्शन का मेन पर्पस सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। जो ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है, जिसका अपना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि जो ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एचओ की बुक में रिकॉर्ड करके ब्रांच का अपने को क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, एचओ की अलग होती है और ब्रांच की अलग होती है। तो वहाँ पर्पस होता है एचओ का प्रॉफिट फाइंड आउट करना एचओ की बुक्स में, ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करना ब्रांच की बुक्स में, और फिर उसके बाद एचओ की बैलेंस शीट बनाना या ब्रांच की बैलेंस शीट बनाना, और या फिर क्या करना है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना। तो दोनों ब्रांचेस का पर्पस क्या है, बिल्कुल अलग है। फॉरेन ब्रांच भी वैसी होती है, एचओ का प्रॉफिट फाइंड आउट करना, ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करना, एचओ की और ब्रांच की बैलेंस शीट सेपरेट बनाना, कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना। समझ गए? तो डिपेंडेंट ब्रांच का जो पर्पस है, क्या पर्पस है डिपेंडेंट ब्रांच का, ब्रांच के ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसको एचओ की बुक में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि ब्रांच का प्रॉफिट आता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स को एचओ की बुक में रिकॉर्ड करके ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के यहाँ पे क्या है, तीन मेथड। एक आपका सिंपल डेटर मेथड है, एक स्टॉक एंड डेटर मेथड है, और एक ब्रांच ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो आपके पास डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एचओ की बुक में जो उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक तो मेथड है सिंपल डेटर। सिंपल डेटर मेथड में क्या होता है कि जो एचओ है
वो ब्रांच को क्या मानती है, डेटर मानती है, थर्ड पार्टी मानती है। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होता है कि हम लोग ब्रांच को अपना ही इंटीग्रल पार्ट मानते हैं कि भाई जो ब्रांचेस ट्रांजेक्शन कर रही है वो क्या है, एचओ के ट्रांजेक्शन, बाकी ये ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मेथड है। ठीक है, क्या है ये तीनों? ये डिपेंडेंट ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स को एचओ की बुक में रिकॉर्ड करके ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के मेथड्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करो, आपका जो प्रॉफिट लॉस आता है वो क्या होगा, सेम आएगा। तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है मेथड, बाकी फिर आप नहीं तो अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको कौन सा मेथड लेना है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, सिंपल डेटर मेथड। सिंपल डेटर मेथड में एचओ बुक्स किसकी है, एक ही बुक्स है यहाँ पे, किसकी, एचओ की। अब सिंपल डेटर मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन अपने डेटर को ट्रीट करते हैं। मान लो कि आपका कोई कस्टमर है राम, तो अपन लोग अपनी बुक में क्या करते हैं, राम का अकाउंट बनाते हैं, और राम के अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा राम के साथ हुआ है। मतलब बुक्स अपनी है, अकाउंट किसका है, राम का है। वैसे ही यहाँ पे बुक एचओ की है और अकाउंट ब्रांच का है। तो जैसे अपन अपनी बुक में राम के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, वैसे वही सेम ट्रांजैक्शन एचओ क्या करेगा, ब्रांच की बुक में करेगा, मतलब ब्रांच के अकाउंट में करेगा। तो अगर राम के कोई थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अब आप सोचो, राम ने परचेज किया, राम ने सेल किया, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। राम के यहाँ कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, राम ने सैलरी पेमेंट किया, राम ने रेंट पेमेंट किया, तो उससे अपने को क्या लेना देना, है ना। तो सिंपल डेटर मेथड में अकाउंटिंग करने के लिए ब्रांच के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रांच के वो ट्रांजेक्शन जो किसके साथ हो रहे हैं, एचओ के साथ, और ब्रांच के वो ट्रांजेक्शन जो किसके साथ हो रहे हैं, आउटसाइडर्स के साथ। ब्रांच के जो ट्रांजेक्शन एचओ के साथ हो रहे हैं उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो सिंपल डेटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, वैसे जैसे अब अपनी बुक में क्या करते हैं, राम का अकाउंट बनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो ब्रांच के एचओ के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुए। ब्रांच के जो आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजेक्शन है वो इस मेथड में रिकॉर्ड नहीं होते। रीजन क्या है, बुक किसकी है, तो एचओ का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अकाउंट किसका है, तो ब्रांच का इन्वॉल्व होना जरूरी है। वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो एचओ का ब्रांच के साथ में हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। अब एचओ के ब्रांच के साथ में जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, उसमें क्या होता है, गुड्स सेंड किया, एचओ ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, और ब्रांच ने गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एचओ ने ब्रांच को क्या किया, कैश पे किया, या ब्रांच ने क्या किया, एचओ को कैश पे किया। ये चार ही कैटेगरी होती है डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की। एचओ ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, या ब्रांच ने एचओ को क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया, या एचओ ने ब्रांच को कैश पेमेंट किया, या ब्रांच ने एचओ को क्या किया, रेमिट किया। ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है। अब इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए कि एक तो एचओ होना चाहिए और एक ब्रांच के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए। तो जैसे ब्रांच के डेटर्स हैं, ब्रांच के डेटर ने कैश पेमेंट किसको कर दिया, एचओ को कर दिया, या ब्रांच के डेटर ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया, किसको, एचओ को, या एचओ ने क्या किया, ब्रांच एक्सपेंस का पेमेंट किया। हाँ, मतलब एचओ ने ब्रांच के एक्सपेंस को पेमेंट किया, या एचओ ने ब्रांच के क्रेडिटर्स को क्या किया, पेमेंट किया। तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एचओ और ब्रांच दोनों आमने सामने होंगे, मतलब वो दो ही पार्टीज होंगी, है ना। और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन में क्या होने वाला है, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एचओ तो होगा ही होगा, और ब्रांच के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी होगा। तो यही ट्रांजैक्शन हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या रीजन है इसका, ये क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, मेथड का नाम ही सिंपल डेटर मेथड है। सिंपल डेटर मेथड में एचओ ब्रांच को क्या करता है, थर्ड पार्टी मानता है। तो जैसे अपन अगर अपन वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना जो अपना थर्ड पार्टी के साथ अगर हो रहा है, उसमें अपन लोग थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने जरूरी है। बोलो। तो इस मेथड का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन एचओ रिकॉर्ड करेगा जो एचओ का और ब्रांच के
बीच में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो ब्रांच का किसके साथ हो रहा है, आउटसाइडर्स के साथ। समझ में आया? जैसे अगर आपको बोला जाए ब्रांच ने क्या किया, कैश सेल किया, क्या होगा? एचओ रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको बोला जाए ब्रांच ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया, रिकॉर्ड करेगा? हाँ, ब्रांच ने अपने एक्सपेंस पेमेंट किए, ब्रांच ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ब्रांच ब्रांच ने डेटर से कलेक्शन किया, ये कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ गए? अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एचओ की बुक में हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट में हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, बीच में हो गया करेंट ईयर के ट्रांजैक्शन। अब सिंपल डेटर मेथड में सीधा है कि जैसे किसी भी पर्सन से क्या होता है, रिसीवेबल होता है, अपन उसके अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रिसीव हो जाए तो क्रेडिट कर दो, पेबल है तो क्रेडिट करो, और पेमेंट हो जाए तो क्या करो, डेबिट करो। तो जो भी अमाउंट ब्रांच से रिसीवेबल है वो डेबिट होगा, और जो भी ब्रांच को पेबल है वो सब क्रेडिट होगा। या यूं कह लो कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब भी ब्रांच रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी ब्रांच क्या है, रिसीवर है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। जब भी ब्रांच गिवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एंट्रीज डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की होती है, जो एंट्रीज डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की होती है, वही एंट्रीज किसकी होती है, इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन की होती है। अब जैसे अगर आपको बोला जाए कि एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया, तो एचओ ने ब्रांच को 1 लाख का क्या किया, गुड सेंड किया ना, वो ब्रांच इज रिसीवर, तो ब्रांच का अकाउंट डेबिट होगा। और गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो गुड्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझे क्या? तो एचओ अगर ब्रांच को गुड सेंड करेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच ने गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो गुड्स वापस आ रहे हैं, तो एंट्री होती है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। यहाँ आ जाएगा बाय गुड सेंड टू ब्रांच। इसको चलाओ और मुंह से वर्ड्स निकालो तो आपको पता चलेगा कि क्या बात हो रही। सोचो यहाँ बैठ के, वरना तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो नॉर्मल एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच ने अगर गुड्स रिटर्न किया तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और अगर ब्रांच के डेटर ने भी एचओ को रिटर्न, ब्रांच के डेटर ने डायरेक्ट अगर एचओ को रिटर्न कर दिया तो भी एंट्री वही होगी, क्योंकि इस मेथड में सिर्फ एक अकाउंट अपने पास है, ब्रांच अकाउंट। मेरे पास कोई ब्रांच डेटर वेटर यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर ब्रांच के डेटर ने भी गुड्स रिटर्न किया तो एज ए एचओ अगर अपन बात करें तो गुड्स वापस आ रहा है, तो एंट्री होनी चाहिए गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। समझ गए? फिर बहुत नॉर्मल है, गुड सेंड टू ब्रांच जो है उसको परचेजेस में से माइनस करने के लिए एचओ क्या करता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देता है। और ये बात बचपन में अपन ने बहुत सी बार पढ़ी है कि जब भी आप कोई चीज़ बेचने के लिए खरीदते हो, जब भी कोई गुड्स, कोई चीज़ आप बेचने के लिए खरीदते हो, तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। और वो अदर देन सेल कहीं और यूटिलाइज हो जाए तो वापस क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो एचओ ने गुड्स खरीदा था किसके लिए, बेचने के लिए। उसमें से उसने गुड्स क्या किया, ब्रांच को दे दिया, तो उसका प्रॉफिट तो ब्रांच के वहां से आएगा, उस गुड्स का प्रॉफिट एचओ को तो होगा नहीं ना। तो एचओ अपने परचेजेस में से उसको क्या करेगा, वापस माइनस करता है, और माइनस करने के लिए वो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल देता है, एचओ के अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल देता है। तो फंडा फिक्स है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड गुड सेंड टू ब्रांच का जो भी बैलेंस होगा वो एचओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेगा। उसकी एंट्री होती है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, सॉरी, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड सेंड से रिलेटेड नॉर्मली 4 एंट्रीज होती है। एचओ ने गुड सेंड किया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच ने या ब्रांच के डेटर ने रिटर्न किया तो एंट्री होती है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और एट द एंड ऑफ द पीरियड ब्रांच को जो गुड सेंड किया, जिसके लिए आपने अकाउंट ओपन किया, कौन सा, गुड सेंड टू ब्रांच, वो एचओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल देता है परचेज में से माइनस करने के लिए। उसकी एंट्री क्या होती है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है?
उसके बाद में अगर जैसे एचओ ने ब्रांच को कैश सेंड किया, एचओ ने ब्रांच को कैश सेंड किया, ब्रांच टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर ब्रांच ने क्या किया, गुड्स, ब्रांच ने कैश रेमिट किया, तो एचओ को कैश रिसीव हो रहा है तो एचओ एंट्री क्या करेगा? हाँ तो बोल ले भाई। एचओ अगर ब्रांच एचओ 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 अगर ब्रांच को कैश सेंड करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रांच ने अगर एचओ को कैश रेमिट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और अगर ब्रांच के डेटर ने भी एचओ को रेमिट किया तो एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। समझ में आया? तो अगर एचओ ने ब्रांच को कैश सेंड किया, ब्रांच उस केस में रिसीवर है, एंट्री होती ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर ब्रांच या ब्रांच के डेटर ने या ब्रांच के बिहाफ पे किसी से भी अगर एचओ को कैश मिला तो एचओ एंट्री क्या करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यहाँ हो जाता है बाय कैश। समझ गए? अब इसमें तीन चीजें आ सकती है, जो ब्रांच ने भेजा वो, जो ब्रांच के डेटर ने भेजा वो, या ब्रांच के बिहाफ पे कुछ भी पैसा मिला, जैसे ब्रांच के यहाँ लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या किया, एचओ को दे दिया, तो ये सब यहाँ पे क्या होता है, एक ही बात है उसकी। समझ गए? उसके अलावा क्या होता है कि ब्रांच के एक्सपेंस का पेमेंट क्या किया, एचओ ने किया, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एचओ, तो एंट्री हो जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरे हिसाब से इस मेथड में, इस वाले पार्ट में सिर्फ यही आता है। ये पांच चीजें होती हैं जो आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और हो सकता है कि इनमें से कुछ ना हो तो ना हो। सुना क्या बोला? तो गुड सेंड टू ब्रांच की एंट्री हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। और ब्रांच ने अगर रिटर्न किया तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। या ब्रांच रेटर ने भी रिटर्न किया तो यही होगी। एचओ ने ब्रांच को कैश पेमेंट किया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर ब्रांच ने या ब्रांच के डेटर ने क्या किया, एचओ को पेमेंट किया, तो एचओ एंट्री करेगा कैश अकाउंट। अपन किसकी बुक में? तो हर चीज को एचओ के पॉइंट से सोचना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद अगर अपन बात करें कि ब्रांच के एक्सपेंस का पेमेंट किसने किया, एचओ ने किया, तो नॉर्मल एंट्री होती है क्या, ब्रांच टू कैश। समझ गए? फिर इशू क्या हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर अपन बात करें तो एचओ की बुक में सिर्फ क्या है, ब्रांच अकाउंट है। जब आपको ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनानी है बिजनेस की, ईयर एंड पे अगर आपको बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है तो इस बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स है ना, वो एचओ के साथ साथ ब्रांच की भी आनी चाहिए। और जो लाइबिलिटीज है वो एचओ के साथ साथ ब्रांच का भी होना चाहिए। तो इशू क्या होता है कि बुक्स किसकी है, एचओ की। तो एचओ की बुक में एचओ की एसेट्स है और एचओ की लाइबिलिटीज है, पर जो ब्रांच की एसेट्स है या जो ब्रांच की लाइबिलिटीज है वो एचओ की बुक में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच, एचओ की बुक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अवेलेबल हो गया है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का कोई एसेट्स, कोई लाइबिलिटीज अभी तक एचओ की बुक में नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है जो एचओ बनाएगा, तो उसके लिए एचओ की एसेट्स और लाइबिलिटीज तो एचओ की बुक में ऑलरेडी होती है। ब्रांच की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो नहीं होती है। तो एचओ को ईयर एंड पे उनको अपनी बुक में क्या होता है, लाना पड़ता है। अच्छा मुझे सोच के बताना जिसको थोड़ा बहुत भी याद है, कौन से मेथड के अंदर एचओ की बुक में ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी होती है? कौन से मेथड में एचओ की बुक में ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी होती है, इसलिए उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में एचओ की बुक में ब्रांच की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी बुक में होती है, इसलिए वहां इनकॉर्पोरेट नहीं करनी पड़ती है। और सोच के बताओ, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो अगर ब्रांच क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिसमें एचओ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है और ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, तो मुझे सोच के बताओ, क्या अगर ब्रांच आपकी इंडिपेंडेंट है तो क्या उस केस में ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटीज एचओ की बुक में है या नहीं है? नहीं है। तो वहां भी अपने को उसको क्या होता है, लेके आना पड़ता है।
तो ये मस्ट है कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर बिजनेस की बैलेंस शीट कौन बना रहा है, एचओ, तो वो बैलेंस शीट देख के बनाएगा ट्रायल बैलेंस को, और ट्रायल बैलेंस में वही आएगा जो बुक्स में आएगा। तो अगर एचओ को बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है तो उसकी बुक्स में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ साथ ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटीज होना जरूरी है। तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर कंपलसरी है कि आपको ब्रांच की एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे क्या होता है, जब आप ब्रांच की एसेट्स बोले तो ब्रांच का कैश, ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच के डेटर, ब्रांच का प्रीपेड एक्सपेंस, ब्रांच का एसेट जो भी है, उसको अगर आपको एचओ की बुक में लाना है तो उसको ओपन करना पड़ता है। तो ईयर एंड पे एंट्री क्या होती है, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ईयर एंड पे एंट्री होती है ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय ब्रांच एसेट्स, कौन सी वाली, क्लोजिंग, उसमें ब्रांच का कैश, ब्रांच के डेटर, ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच के प्रीपेड, ब्रांच का फिक्स एसेट, ये सब आता है। और जब आपको लाइबिलिटीज को ओपन करना होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटी, उसमें क्लोजिंग, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आता है। और ये एंट्रीज नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो पिछले साल एंड में जब आपने एंट्री की होगी एसेट्स के लिए, क्या ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, वो एंट्री इस साल क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, वो एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टू ब्रांच एसेट्स। ये कौन सा है, पिछले साल का जो एसेट्स था वो रिवर्स होता है, तो ये है क्या है, ओपनिंग है, और ये क्या है, क्लोजिंग है। तो यहाँ पे वही ब्रांच का कैश, ब्रांच का डेटर, ब्रांच का कैश क्या सर, स्टॉक, प्रीपेड, ये सब आता है। और जो पिछले साल लाइबिलिटीज आपने बुक में ली, क्या एंट्री की, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज, वो एंट्री नेक्स्ट ईयर आके क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पे आ जाता है बाय ब्रांच लाइबिलिटीज, ये क्रेडिटर्स जो होंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आते हैं। और फाइनली अब ये अकाउंट आपको बताएगा कि ब्रांच का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। तो ये अकाउंट जो है ना वो तीन पार्ट में बनता है, तीन पार्ट में अकाउंट बनता है। फर्स्ट में आता है ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज, किसकी, ब्रांच की। सेकेंड पार्ट में आते हैं करंट ईयर के जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन एच और ब्रांच के बीच में वो। और यहाँ पे थर्ड पार्ट में आता है ब्रांच की क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी। और जो समझदार हैं ये ही एसेट्स और लाइबिलिटीज नेक्स्ट ईयर जाके क्या होगी, नेक्स्ट ईयर जाके ये यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया। अब इसमें अगर कोई चीज क्या है मिसिंग है, जैसे ये क्या चीज है, ये रेमिटेंस है जो ब्रांच ने एचओ को किया है। अब रेमिटेंस मिसिंग है तो आपको क्या होता है, रेमिटेंस निकालना पड़ता है। अब कॉमन सेंस सीधा सा क्या बोलता है कि ब्रांच क्या भेजेगा, एचओ को क्या कैश देगा, जो ब्रांच के पास कलेक्शन हुआ उसमें से जो ब्रांच ने एक्सपेंस किया वो माइनस कर दो, बाकी पैसा ब्रांच क्या करेगा, एचओ को भेज देगा। ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच कैश रिटेन तो नहीं करता ना, नॉर्मली क्या करेगा, ब्रांच के पास जितना भी पैसा आया उसमें से ब्रांच एक्सपेंस पेमेंट करके जो भी होगा वो पैसा एचओ को दे देगा। तो रेमिटेंस का कैलकुलेशन, रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब ब्रांच कितना पैसा एचओ को रेमिट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रांच के जो एक्सपेंस है वो ब्रांच कलेक्शन में से पे करता है या एचओ अलग से कैश देता है। कुछ याद आता है ऐसा। तो अगर मैं बात करूं कि इफ ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एचओ, या ब्रांच एक्सपेंस अगर अपन बात करें पेड बाय ब्रांच, सुन रहे हो, पेड बाय एचओ के भी दो तरह के हैं, एक तो होता है डायरेक्ट पेड बाय एचओ, डायरेक्ट पेड बाय एचओ, और एक होता है कि अपन यहाँ पे क्या करें, पेटी कैश का अलग से एक्सपेंस के लिए अलग से पैसा भेजो। तो इन दोनों ही केस में अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस एचओ पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ब्रांच क्या रेमिट करेगा, जो ब्रांच के पास क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। तो नॉर्मली उस केस में क्या होता है, कैश सेल एट ब्रांच प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये क्या होता है, रेमिटेंस हो गया। समझ में आया? और अगर सिस्टम ये है
कि ब्रांच एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पेमेंट करता है आउट ऑफ कलेक्शन, तो फिर उस केस में रेमिटेंस का लॉजिक क्या बोलता है? कैश सेल एट ब्रांच प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस उसमें से ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये ऐड कर दो और उसमें से ये माइनस कर दो, तो रेमिटेंस आ गया। अब ऊपर का 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन का जो पैराग्राफ होता है, हर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है ये सिस्टम। कौन सा? एक्सपेंस का, कि ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए एचओ अलग से कैश भेजता है, या ब्रांच अलाउड है कि वो अपने कलेक्शन में से एक्सपेंस का पेमेंट कर सकता है। जितना लॉजिकली कॉमन सेंस से सोचोगे बेटर है। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि ब्रांच के एक्सपेंस एचओ पेमेंट करता है, या ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए एचओ अलग से कैश देता है, जिसको अपन पेटी कैश बोलते हैं, तो फिर रेमिटेंस ये आएगा। सुना क्या बोल? और स्पेसिफाइड है कि भैया ब्रांच अलाउड है कि भैया जो भी आपके पास पैसा आए उसमें से आप खर्चा करके बाकी पैसा रेमिट कर देना, तो फिर उस केस में रेमिटेंस ऐसे निकल। हाँ, तो अगर अब यहाँ क्या पता होना चाहिए कि क्या नहीं दिया हुआ है, मतलब अपने को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लाइबिलिटीज आता है, गुड सेंट आता है, रिटर्न आता है, कैश कैश सेंट आता है, रेमिटेंस आता है। अब रेमिटेंस है या नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंपलसरी कि रेमिटेंस तो होगा ही होगा। तो अगर ब्रांच ने एचओ को कितना रेमिट किया, ब्रांच ने एचओ को कितना रेमिट किया, अगर वो मिसिंग है, तो दैट मीन्स अपने को वो क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैश सेल क्वेश्चन में दी भी होती है। रही बात कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो उसके लिए तुमको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में डेटर अकाउंट, अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं है तो। समझे? उसके बाद क्या होता है, जैसे रेमिटेंस का कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ब्रांच का क्लोजिंग पेटी कैश नहीं है, ब्रांच का क्लोजिंग पेटी कैश नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? ब्रांच का क्लोजिंग पेटी कैश नहीं है तो ब्रांच के पास ओपनिंग कैश, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। ब्रांच के पास ओपनिंग कैश कितना था, एचओ ने और कितना कैश भेजा, उसमें से ब्रांच ने कितना एक्सपेंस कर दिया, ब्रांच का पेटी कैश आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, ओपनिंग ओपनिंग एसेट जो जो दी हुई है, चेक करना पड़ता है कि क्लोजिंग वो एसेट्स है या नहीं है। तो ओपनिंग पेटी कैश है, इसका मतलब क्लोजिंग पेटी कैश होना चाहिए, नहीं है तो अपने को निकालना है। ओपनिंग डेटर है, दैट मीन्स क्लोजिंग डेटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ओपनिंग डेटर है तो क्लोजिंग डेटर होना चाहिए ना, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, नहीं है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या हो गया? वाह, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। वो कैश भेज देगा तो बचेगा कैसे? बताओ, कोई जवाब दो उसकी बात का। दो कैश मेंटेन होंगे ना। जब पैसा जो आ रहा है वो ब्रांच को दे रहे हो, ब्रांच के पास जो कलेक्शन हो रहा है वो ब्रांच किसको दे रहा है? एचओ को दे रहा है, तो ब्रांच के पास खर्चा करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। तो ब्रांच के पास क्या होता है? दो तरह का कैश होता है। कौन सा दो तरह का कैश होता है? एक 500 का नोट, एक नोट, एक 2000 का नोट। ब्रांच अपने पास दो तरह का कैश हैंडल करता है, एक तो जो ब्रांच कलेक्ट करता है वो वाला, और जो एक एचओ भेजता है वो वाला। तो ब्रांच जो कलेक्ट करता है कैश सेल के थ्रू या कलेक्शन के थ्रू, वो क्या करता है? वो एचओ को दे देता है एज इट इज। फिर एचओ क्या करते हैं? एक्सपेंस के लिए कैश देता है, उसको बोलते हैं पेटी कैश। तो ब्रांच दो तरह के कैश हैंडल करता है, एक तो कैश और एक पेटी कैश। कैश दोनों में बहुत डिफरेंस है। ब्रांच जो पैसा आउटसाइडर से कलेक्ट करता है एज ए कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर होता है, एज इट इज किसको देता है? एचओ को देता है। और फिर एक एचओ कैश देता है किसको? ब्रांच को। वो देता है ब्रांच के खर्चे के लिए, खर्चे पानी के लिए, ले भाई खर्चा पानी करना। उसमें से जो पैसा बचता है उसको पेटी कैश बोलते हैं।
ऐसा थोड़ा नहीं कि ब्रांच ब्रांच ने सर सारा उधर भेज दिया तो ब्रांच के पास कौन सा कैश बचा है। अब एचओ ने भेजा वो बचा वहां पे। तो अगर ओपनिंग पेटी कैश है तो क्लोजिंग पेटी कैश होना चाहिए। है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बोलो क्वेश्चन को। और नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो थैंक यू और निकाल लो। तो ओपनिंग पेटी कैश प्लस एचओ ने कितना पैसा खर्चों के लिए और भेजा, उसमें से ब्रांच ने जो खर्चे किए आउट ऑफ पेटी कैश वो माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग पेटी कैश है। समझ गए? ओपनिंग डेटर है तो क्लोजिंग डेटर होना चाहिए। अब क्लोजिंग डेटर नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग क्रेडिट सेल, उसके अलावा कोई बेडेड्स, कोई डिस्काउंट और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपके लिए क्या हो गया, कैश हो गया। ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। बोलो भैया। अब सर आप तो कह रहे थे कि सर यहाँ पे वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो एचओ का ब्रांच के साथ हुआ है, ये तो वो है जो ब्रांच के डेटर के साथ हुए हैं, ब्रांच के आउटसाइडर के साथ हुए हैं। ओ भैया, ये ब्रांच के पॉइंट से बनाया है। ये जो बना रहे हो ना, ये एचओ की बुक में। इसके अलावा जो तुम रेमिटेंस निकाल रहे हो, पेटी कैश अकाउंट बना रहे हो, डेटर अकाउंट बना रहे हो, स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, वो सब ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच है। वो तो ब्रांच का है, उसके अंदर तो ब्रांच के सारे ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेंगे। तो डेटर अकाउंट दो केस में बनाते हैं, अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग हो या डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो तो हम लोग क्या करते हैं, डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत बहुत स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एकदम फोकस होके कि अपने को कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिख रहा है, अगर ब्रांच का क्लोजिंग डेटर दिख रहा है इसका मतलब मेरे को डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो अपने को उस केस में डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वो ब्रांच का डेटर अकाउंट है, उसके अंदर सब आएगा जो ब्रांच के डेटर के साथ में ट्रांजेक्शन है। सुना क्या? इसी तरह से अगर ब्रांच का स्टॉक इन हैंड आपको दिया हुआ है कि ब्रांच के पास कितना स्टॉक ओपनिंग में था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो स्टॉक का ये क्या है, इनफ्लो साइड है, और ये क्या है, आउटफ्लो साइड है। और इनफ्लो को भी कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा और आउटफ्लो को भी कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस किस पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा। तो क्या करेंगे इस केस में, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, हाँ, उसमें से ब्रांच ने अगर कोई रिटर्न किया, और आपका जो कैश सेल है या जो आपका क्रेडिट सेल है उसकी कॉस्ट, उसमें क्या होगा, जीपी आपको ब्रांच का कितना है वो क्वेश्चन में क्या होगा, दिया होगा। तो आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल का क्या होगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। उसके अलावा ब्रांच के यहाँ कोई नॉर्मल लॉस या कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, या ब्रांच के डेटर ने क्या किया, सेल्स रिटर्न किया। हेलो, वो ब्रांच के डेटर ने अगर सेल्स रिटर्न किया तो वो आपको यहीं से क्या करना चाहिए, डिडक्ट कर देना चाहिए। कहाँ से, कहाँ से, कैश या क्रेडिट सेल से क्या करो, उसको माइनस कर दो। और अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया तो आप लिख सकते हो उधर। तो ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक बना, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए अपन ये फाइंड आउट करते हैं। तो डेबिट साइड इनफ्लो साइड है, क्रेडिट साइड क्या है, आउटफ्लो साइड है। और वो डेबिट भी कॉस्ट पे आएगा, क्रेडिट भी क्या होगा, कॉस्ट पे आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक से चालू होगा, गुड्स फ्रॉम एचओ, ठीक है। अगर ब्रांच ने रिटर्न किया तो क्रेडिट में आएगा। कैश सेल क्रेडिट सेल का जो कॉस्ट है वो क्रेडिट में आएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में आएगा। और फ्लोज है ना, तो फिर बैलेंसिंग फिर आपको बताएगा कि स्टॉक एट ब्रांच कितना है। बोलो रे, समझ में आया? तो अगर रेमिटेंस नहीं है, कोयटा बना दूंगा, अभी देख लेना जो होगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में रेमिटेंस नहीं है तो रेमिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, कैसे निकालते हैं, जोशी बोल रेमिटेंस। रेमिटेंस मिसिंग है तो आपको रेमिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर या डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो
ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो तभी बनेगा जब ब्रांच का जीबी रेशो क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ब्रांच का पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है तो गलती से भी पेटी कैश में ब्रांच के यहाँ जो कैश सेल और क्रेडिट सेल का कलेक्शन है वो मत ले लेना, समझे क्या। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या क्या होता है स्टॉक इन ट्रांजिट? अगर एचओ ने क्या किया, 10,000 रुपए का गुड्स ब्रांच को भेजा और ब्रांच को टिल द एंड ऑफ द ईयर उसमें से 9,000 ही मिला, इसका मतलब वो 1,000 क्या है, इन ट्रांजिट है, वो गुड्स इन ट्रांजिट है। कौन सी ब्रांच है ये? डिपेंडेंट ब्रांच है, तो ब्रांच का तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ही नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका है? तो आप सोचो ना, एचओ ने तो गुड्स सेंड करती एंट्री कर दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एचओ के पॉइंट से तो गुड्स जा चुका है। तो इन इन एनी केस, ये किसी भी केस में ये एचओ का स्टॉक तो हो ही नहीं सकता है। ये स्टॉक किसका है? ब्रांच का है। इन एनी केस चाहे एचओ ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, चाहे ब्रांच ने एचओ को गुड्स रिटर्न किया, अगर उसमें से कुछ भी इन ट्रांजिट है तो वो पूरा का पूरा किसका है? ब्रांच का है। कौन है यहाँ ब्रांच? डिपेंडेंट है किस पे? तो बेटा जगह अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है तो आप जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते उसके साथ ना। यहाँ की गुड्स एंड ट्रांजिट तो हमारा नहीं है, ये तो तुम, अब तुम डिपेंडेंट हो। तो अगर एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया, अरे हरकतें मत करो रे क्लास में, एचओ ने ब्रांच को क्या किया, गुड सेंड किया, और अगर वो क्या इन ट्रांजिट है, किसका स्टॉक है वो? हैं? क्यों? तो अपन डिपेंडेंट है तो क्या कुछ कह नहीं सकते? हूँ। एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया, एंट्री हुई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स तो गया ना, एचओ के यहाँ से तो गुड्स गया। तो गया तो ये इन एनी केस क्या हो सकता है, एचओ का स्टॉक हो ही नहीं सकता है। अब सोचो एचओ सॉरी ब्रांच से रिटर्न किया और वो गुड्स इन ट्रांजिट है, तो भी ये ब्रांच का है क्योंकि इसको तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ। इसलिए इस केस में दोनों साइड का अगर कोई इन ट्रांजिट है तो किसका है? ब्रांच का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है ना। अब एचओ ने 10,000 का गुड्स भेजा, उसमें से ब्रांच को मिला कितना? 9,000। अगर आपने 9 लिखा तो इस स्टॉक में यहाँ जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, बताओ इसमें गुड्स इन ट्रांजिट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक इन हैंड बताएगा। तो फिर तुमको अलग से गुड्स इन ट्रांजिट को दिखाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं कितना, 10,000, तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर में गुड्स इन ट्रांजिट भी आ रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्टॉक अकाउंट में गुड्स रिसीव दिखाया तो क्लोजिंग स्टॉक में वही बचेगा जो रिसीव हुआ है, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ हो तो अलावा उसके अलावा है। और अगर आपने यहाँ पे टोटल गुड सेंड दिखा दिया, टोटल गुड सेंड यहाँ दिखा दिया, दैट मीन्स इस स्टॉक के बैलेंसिंग फिगर में, तो प्रिफरेबल मुझे यहाँ लगता है कि आपको रिसीव्ड ही दिखाना चाहिए, क्योंकि आप स्टॉक अकाउंट किसका बना रहे हो। तो आप लिटरली ये चेक करो कि ब्रांच को कितना स्टॉक इनफ्लो हुआ और कितना स्टॉक आउटफ्लो हुआ, तो ये सिर्फ स्टॉक इन हैंड बताएगा, स्टॉक इन। इसके अलावा आपको गुड्स इन ट्रांजिट लिखना पड़ेगा। सुना? ऐसा ही कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि ढंग से सुनना, हो ब्रांच ने 1 लाख का कैश रिमिट किया किसको, उसमें से 10,000 का कैश अभी भी क्या है, इन ट्रांजिट है, तो एचओ को मिला कितना, 90,000। तो जो एचओ एंट्री करेगा वो 90,000 से करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो उस केस में यहां पे क्या होगा, 90,000 ही आएगा। और वो जो 10,000 होगा ना, वो कैश इन ट्रांजिट किसका एसेट से, ब्रांच का है। ऊँगने ऊँगते रह जाएंगे तब तक जब तक वो जगेंगे नहीं, पास नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को पास नहीं करवा सकता अपने अलावा।
है ना। ये लाइफ में अपने को अपने लिए खुद को करना पड़ता है, लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं आपको, है ना। ऊपर चढ़ना है तो लोग धक्का दे सकते हैं, चढ़ जाओ। अन्यथा पोइटा की जान बैठ जाओ तो वाह, वो धक्को दे वालों छोड़ दे, बट तू तेरे हिसाब से देख ले भाई। एफर्ट्स अपने को करने पड़ते हैं, कहीं भी जाना होता है तो लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, हम लोग सिर्फ तुमको सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से सपोर्ट है तुम्हारे लिए। अब देख लेना कि अपना क्या होने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है बात क्या कर रहा हूँ? समझ गए? और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ 1 लाख लिख दो। अब यहाँ 1 लाख लिख दोगे अगर आपने, सुन रहे हो क्या, यहाँ 1 लाख लिख दिया तो यहाँ नहीं आएगा। तो या तो 90 और 10 लिखो, और या सीधा 1 लाख लिखो। प्रेफरेबल 90,000 और 10,000 मेरे को वो ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, बाकी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। समझ में आया? तो ये सिस्टम रहता है जब आपकी ब्रांच क्या हो, डिपेंडेंट हो, और आप उसको सिंपल डेटर की तरह ट्रीट करते हो एज एन आउटसाइडर। इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आपको बता देगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। किसकी बुक है ये? प्रॉफिट लॉस किसका है? ये ब्रांच का है। समझ में आया? उसके बाद इसी में एडिशनल, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो, बाकी तो अपने एफर्ट्स अपने साथ है। समझ गए? अभी वर्ल्ड कप देखा फुटबॉल का? कोई बात नहीं, नहीं देखा, सुना तो होगा। कौन विनर रही? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विनर रही। उसमें उस ओवरऑल वर्ल्ड कप का हीरो कौन रहा? कितने प्लेयर रहे होंगे सोचो उस वर्ल्ड कप। इतनी टीमें, इतने प्लेयर्स, नाम किसका हुआ? एक या दो लोग, है ना, या दो पांच लोग। वो भी तो वैसे ही इंसान है बाकी दूसरे हैं। उन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग किया होगा। वो भी कंफर्ट जोन में, कितना पैसा होगा, मतलब अपने जैसे तो, समझ रहे हो ना, अपने जैसे तो हजारों लाखों लोग फिट ही नहीं हो वाइसर में वहां पे जाके उनके। इतना पैसा है। ऐशो आराम तो अपने से ज्यादा कर सकते नहीं? कर सकते हैं ना, पर करते नहीं है ना। करते हैं क्या? क्यों? उससे कुछ नहीं मिलता है लाइफ में। सो जाओ 10 घंटे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा सोना चाहिए, 8 घंटे तो नींद होनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 घंटे, 4-4 घंटे सो के भी सरवाइव कर रहे हैं और वही अचीव कर रहे हैं। बेटा अगर अपने को दूसरों से अलग होना है ना, तो अपने को एफर्ट्स कहीं ज्यादा करने पड़ेंगे लोगों से। पर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि एफर्ट्स कितने करें। ये सब चीजें ऐसी है कि इनका इन्फिनिट, जितने एफर्ट्स करो उतने कम है। ये फील्ड में, एजुकेशन में, काम में, आप जितने एफर्ट्स करो उतने कम है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है और चीज़ों को बहुत इजीली आपको अचीव करना है, आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा, है ना। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता है। खुश होना चाहिए, तकलीफ हो रही है मतलब कुछ बेनिफिट होगा। नींद आ रही है, सो जाओ। ऑर्डिनरी लोग वही करते हैं, फिर अगला अटेम्प्ट देते हैं। होमवर्क दिया, नहीं करना है। पढ़ने का टाइम आ रहा है, नहीं पढ़ना, फिर अगला अटेम्प्ट देंगे वो। इसलिए समझो, इतनी आजू बाजू इतने कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे थोड़ा अपने आप को इंस्पायर करो कि भैया ये लोग नेम फेम जो कमा रहे हैं, तो इतनी लग्जरी लाइफ वो लोग स्पेंड कर सकते हैं, पर उनको पता होता है कि कब उनको अपनी लाइफ को लग्जरियसली स्पेंड करना है और कब उनको गधों के जैसे मेहनत करनी है।
इतना पैसा ये लोग कमा चुके होंगे ना कि इनके साथ पूछते भी बैठे बैठे खाए तो भी खत्म नहीं। पर तो भी अभी बात कर रहे हैं ना, तो अपने से ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे, अपने से ज्यादा हमेशा ये लोग वर्किंग करते हैं। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, एक टारगेट जो होता है ना कि एम्बिशन है कि भाई क्या बनना है, वो इम्पोर्टेंट है। कंफर्ट जोन से वो चीजें किसी को नहीं मिलती। ये सब फालतू की बातें, 8 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, 10 घंटे की तो नींद होनी चाहिए, आदमी साइको हो जाता है, पागल हो जाता है। कुछ नहीं होता है बेटा। लोग 4 4 बजे उठ के मेहनत करना चालू कर देते हैं। उनको पता है कि किसी को 4 बजे उठ के अगर अपना गेम खेलना है या उसको मेहनत करनी है, तो उसको पता है कि मेरे को 10 बजे सोना है। एंड 101% ये लोग सोशल मीडिया से कहीं दूर होंगे। चीज़ों को समझो, और ये चीज़ हमेशा दिमाग में सेट करो कि भैया अपने लिए अपने को ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आता है। सिर्फ आपके इर्द गिर्द जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो सिर्फ आपको आपके गोल को अचीव करने में सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया गुड विशेस, मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब भगवान का, जो अपन बोलते हैं कि भाई ठीक है अपने साथ में क्या है, लोग हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अपन को वो चीज़ अचीव करने में थोड़ा इजी हो जाता है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले आपके सपोर्टिव, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप अचीव करो, हम आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ आप करो। पर बेटा मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी चीज़ है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं। कितनी सर कितनी करो, इसकी कोई लिमिट नहीं। और वो ऐसी चीज़ है कि जितनी करोगे ना उतना ही निखार आएगा, उतना ही फ्यूचर अच्छा होगा। समझे? कोई जरूरत नहीं मेरे को 6 बजे आने की सुबह, ऑलरेडी बने हुए हैं लेक्चर्स ये सब। पर ट्राई यही करते हैं ना कि ठीक है, इससे तुमको बेनिफिट मिलता है तो बेटर है। इसलिए ये चीज जीवन में एक सिद्धांत बना लो कि भैया अपने लिए अपने को ही करना पड़ता है, कोई नहीं आता है। जितनी मेहनत करो उतनी कम हो, जितनी तकलीफ हो उतना बेटर है। टाइम वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो। सोशल मीडिया पे कम से कम जाओ, अब कम से कम। बाकी आपके यहाँ तक समझ में आया? तो इस मेथड के अंदर एक तो बनाना पड़ता है ब्रांच अकाउंट। 3 सेक्शन समझ में आता है। वर्किंग नोट्स जो भी बनेंगे वो ब्रांच के पॉइंट से बनेंगे। उसमें ब्रांच, उसमें रेमिटेंस आएगा, ब्रांच का डेटर आएगा, ब्रांच का स्टॉक आएगा, ये तो बनते ही है। और पेटी कैश आप अकाउंट बनाओ या ऐसे ही निकाल लो प्लस माइनस करके। बहुत जरूरी ये देखना कि ओपनिंग में कौन कौन सी एसेट्स थी, वो क्लोजिंग में है या नहीं है तो वेरी गुड, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। समझ में आया? इसी में एक पॉइंट ये रहता है कि मान लो एचओ ने क्या किया, ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया। तो जैसे 100 रुपए का गुड्स 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 120 पे सेल किया। सुन रहे हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। मतलब जो इनवॉइस है वही सेलिंग प्राइस होती है। या हो सकता है कि आपकी सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा हो। तो समझने वाली बात यह है कि आपने कॉस्ट में क्या किया, लोडिंग ऐड किया, तो क्या आ गया, आईपी। आईपी में आपने प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए का गुड्स 20 रुपए लोडिंग ऐड करके 100, और फिर उसको 150 पे अगर बेच दिया, तो अगर ब्रांच क्या है, डिपेंडेंट है, और मेथड कौन सा है, सिंपल डेटर मेथड है या स्टॉक इन डेटर मेथड है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा डिफरेंस जो है ना वो ब्रांच को बिलोंग करता है। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस है वो पूरा किसका होता है, ब्रांच का होता है।
बाकी ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट एचओ का रहे और ये प्रॉफिट ब्रांच का रहे, फिर उस केस में आईपी को कॉस्ट मानना पड़ता है ब्रांच के लिए। तो सिंपल डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड में कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो पूरा डिफरेंस है वो ब्रांच का होता है। तभी आप मोस्ट ऑफ द केस में तभी आप सिंपल डेटर मेथड या आप स्टॉक एंड डेटर मेथड ले सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई सीन क्रिएट करना है तो फिर आपको ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट मेथड लेना पड़ेगा, जिसमें फिर अपन आईपी को ब्रांच की क्या करेंगे, कॉस्ट में। सुना मैंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल डेटर मेथड में और स्टॉक एंड डेटर मेथड में ये ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं होती है। उस केस में ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो ब्रांच का होता है। तो अगर एचओ ने ब्रांच को गुड्स क्या किया, आईपी पे सेंड किया, जैसे 100 रुपए का गुड्स से 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 120 पे भेजा, तो अब अपन क्या करते हैं, एचओ की बुक में क्या बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट। आपको जो भी जर्नल एंट्रीज करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट देख के होता है। तो एचओ ने ब्रांच को जो इनवॉइस भेजा है गुड्स के साथ में वो किस पे है, आईपी पे। तो यहाँ एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब यहाँ वो 120 आता है। अब ब्रांच ने इसको 120 पे सेल करके रेमिट कर दिया, तो यहाँ पे बाय कैश क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। ब्रांच ने 120 पे सेल कर दिया, सुन रहे हो, ब्रांच ने इसको 120 पे क्या किया, सेल कर दिया और कैश रेमिट कर दिया, जिसकी एंट्री अपन करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अब क्या हो रहा है कि ये अकाउंट आपको प्रॉफिट लॉस नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इधर भी आईपी और इधर भी क्या है, आईपी। तो इस केस में अगर आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए तो लोडिंग एडजस्टमेंट डालने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, लोडिंग एडजस्टमेंट डालने पड़ते हैं। लोडिंग एडजस्टमेंट क्यों डालते हैं, ताकि जो जो ट्रांजैक्शन आईपी पे आ रहे हैं वो कॉस्ट पे आता है, तो उसके लिए आपको लोडिंग एडजस्टमेंट डालना पड़ता है। तो उस केस में एडिशनली अपने को 4 एंट्रीज करनी पड़ती है। अगर ब्रांच के पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है और वो किस पे लिखा है, आईपी पे, तो आपको स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ता है। तो ये एचओ की बुक में क्या है, ब्रांच अकाउंट। तो ये एंट्री हो रही है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर गुड सेंड टू ब्रांच किस पे, आईपी पे, तो इधर लिखना पड़ता है गुड सेंड टू ब्रांच लोडिंग। इसकी एंट्री हो रही है आपकी, क्या एंट्री हो रही है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर रिटर्न हुआ है, रिटर्न, और वो किस पे है, आईपी पे, तो उसका लोडिंग इधर आता है, यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट से, तो उसकी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। और क्लोजिंग स्टॉक अगर आईपी पे है तो उसकी लोडिंग के लिए यहाँ पे स्टॉक रिजर्व आता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। यही एंट्री नेक्स्ट ईयर जाके क्या होती है, रिवर्स होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आईपी पे जो आइटम आ रहे हैं, गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो कॉस्ट पे आने चाहिए, और वो अगर किस पे आ रहे हैं, तो ऐसा करने से वो आईपी से क्या होते हैं, कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट में आता है उसका लोडिंग डेबिट में आता है, गुड सेंड टू ब्रांच जो डेबिट में आता है उसका लोडिंग क्रेडिट में आता है, रिटर्न जो क्रेडिट में आता है उसका लोडिंग डेबिट में आता है। ये 4 चीजें जो गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड, जो इस अकाउंट में किस पे आनी चाहिए, कॉस्ट पे, और अगर आपने उसको आईपी पे लिखा तो लोडिंग एडजस्टमेंट मारना पड़ता है। तो लोडिंग एडजस्टमेंट मारती वो पूरा अकाउंट किस पे आ जाता है, कॉस्ट पे आ जाता है। दैट मीन्स यही हुआ कि कॉस्ट और सेल प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस है, चाहे वो लोडिंग है चाहे प्रॉफिट है, वो सब किसका है, ब्रांच का है। समझ में आया, कौन सा मेथड है, सिंपल डेटा मेथड। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि अपने को देखना पड़ता है कि भैया कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ लिखना है। समझ में आया। जबकि कंपैरेटिवली अगर बात करूँ तो स्टॉक एंड डेटर मेथड यूं लेंदी है पर इजी है। ये आपका सिंपल डेटर मेथड होता है। समझ में आया, बहुत लॉजिकल मेथड है।
अच्छा मेथड है कुल मिला के, पूछ सकते हैं। बाकी तो लिखवाए हुए नोट्स वगैरह, कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट, कर लोगे इसको? हाँ।